गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसके अंदर बच्चों हम ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसका विकास कैसे हुआ। एंड इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, तो वो क्या नाम है और क्यों उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बच्चों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो मोहनजोदड़ो था उसके अंदर स्नानागार और जो वहां की घर व्यवस्था जो बनी थी वो कैसी बनी थी, और जो उसने शहर थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, दुर्ग और निचला शहर। तो वो किस कारण से डिवाइड किए गए थे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो उनके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर क्या हम कोई देवी देवता थे जिनकी पूजा वगैरह की जाती थी, तो उसके बारे में भी बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला चैप्टर हमारा इतिहास का है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है। अच्छा, जो इसका जो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, पहले आखिरकार इसका विकास हुआ कैसे, हमें इसके बारे में कैसे जानकारी मिली, ये तो पता होना चाहिए ना पहले बच्चों, तभी तो हम इसके आगे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसको विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी ना जो खोज हुई है वो किस प्रकार हुई है। ठीक है। लगभग 1600 वर्ष, लगभग 160 वर्षों, लगभग 160 वर्ष पहले सन 1856 में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान, जो पंजाब है ना बच्चों, वर्तमान में कहाँ है वो, पाकिस्तान में। ठीक है। वे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। यानी कि बच्चों 160 वर्ष पहले, यानी कि जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे ना, ये तब की बात है बच्चों। ठीक है। और तब यहाँ पे जो रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था ना, तो वो पंजाब, जो कि अब क्या है, पाकिस्तान का भाग है। ठीक है। यहाँ पे रेलवे जो लाइन है वो बिछाई जा रही थी। ठीक है। उसका काम चल रहा था, और जब खुदाई के दौरान लोगों को वहां पुरानी ईंटें और कुछ अवशेष मिले। यानी कि बच्चों जब वहां पे खुदाई की जा रही थी, तो जो इंजीनियर था वहां पे, जब खुदाई की जा रही थी, जब वहां इंजीनियर था, तो जब रेलवे लाइन बिछेंगी बच्चों तब उसे ईंटों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। तो जो वहां मजदूर थे ना, तो जो इंजीनियर था उसने बोला कि जाओ ईंटों का जुगाड़ करो, हमें क्या करना है, रेलवे लाइन बिछानी है। तो जो मजदूर थे ना उन्होंने खुदाई चालू करी, और खुदाई के अंदर उन्हें कुछ ईंटें मिलना चालू हो गई। ठीक है बच्चों। जब उन्हें ईंटें मिली तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें कैसे मिल रही है। ठीक है। और जो ईंटें थी ना बच्चों, उसकी बनावट काफी बढ़िया थी, काफी बढ़िया देखने को उसकी बनावट मिल रही थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग करना चालू कर दिया था बच्चों। ठीक है। यानी कि उस समय इन अवशेषों का महत्व समझ में नहीं आया, और ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन में होने लगा। ठीक है। फिर क्या होता है, सन 1861 में ना बच्चों कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। यानी कि 1861 के अंदर भारतीय जो पुरातत्व है ना, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अंदर पुरातत्व विभाग अतीत से संबंधित अवशेषों और जानकारियों का अध्ययन करता है। यानी कि बच्चों जो पुरातत्व विभाग है ना बच्चों, पुरातत्व विभाग वो क्या करता है, वो जो अतीत यानी इतिहास से संबंधित अवशेष, जो भी इतिहास में अवशेष मिलते हैं उनसे संबंधित अध्ययन करता है, उनके से जो जानकारी मिलती है उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये बच्चों काफी बार
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व जो विभाग था उसके पहले डायरेक्टर कौन थे। तो बच्चों उसके पहले जो डायरेक्टर थे ना बच्चों, वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। या तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था, तो बच्चों आप लगाओगे क्वेश्चन का आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो जॉन मार्शल थे ना, वो 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर रहे। ठीक है, यानी कि जो जॉन मार्शल थे, ठीक है, वो 1902 से 1928 तक पुरातत्व जो विभाग थे उसके क्या रहे, वो डायरेक्टर रहे। और उनके कार्यकाल में हड़प्पा सभ्यता की खोज और पहचान सामने आई। यानी कि जो जॉन मार्शल थे, इनके कार्यकाल के समय क्या हुआ, जो इनके कार्यकाल के समय ना हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई और उसको पहचान क्या हुई, सामने आई। मतलब जैसे कि जब ईंटें निकाली जा रही थी ना, जो इंजीनियर था वो पढ़ा लिखा था, काफी भाई पढ़ा लिखा था, तो इसने ईंटों की जब बनावट देखी ना, तो उसे कुछ संदेह हुआ कि शायद यहाँ पे कोई सभ्यता या कोई राज्य वगैरह होगा। ठीक है, अंदर। तो उसने क्या किया, जब अंग्रेजों का शासन था भाई उस समय, जो अंग्रेज थे उसको उसने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो जो अंग्रेज थे भाई ना, वो उनका एक ही मकसद होता था कि अपना लाभ देखना। तो उन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया था कि हमें इससे क्या मतलब, हमारा थोड़ी ना इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है। रेलवे लाइन तुम निर्माण करो, हम अपना व्यापार करेंगे इसके द्वारा, ये बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, तो जो उस समय फिर क्या था, जॉन जो मार्शल थे उन्होंने 1928 से 1902 से 1928 तक ये पुरातत्व विभाग के क्या रहे, डायरेक्टर रहे थे। और उनके कार्यकाल में ना जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की गई, इसकी जो खोज हुई और इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो पहचान है वो सबके सामने आई थी। ठीक है, फिर क्या है, सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। काफी बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हड़प्पा स्थल है ना, इसकी खुदाई किसने की थी। वो बच्चों किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में की थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों वो याद रखना, जॉन मार्शल। और कब की गई थी, 1921 में बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों देखने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को इतिहास में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको इतिहास में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसे किस किस नाम से जाना जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना बच्चों, इसको पहला तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता। क्यों जाना जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष सबसे पहले कहां मिले थे, हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके सबसे पहले जो अवशेष थे ना, जो अवशेष थे वो कहां मिले थे, वो बच्चों हड़प्पा नामक स्थान था, वहां पर प्राप्त हुए थे इसके सबसे पहले अवशेष। तो जो उस समय इतिहासकार थे ना, उनका एक मानने का कुछ परंपरा थी। वो जैसे कोई स्थल से कोई अवशेष प्राप्त होते थे ना, तो उस स्थल के नाम पर ना उसको जाना जाता था। इसलिए बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया था क्योंकि जो सबसे पहले अवशेष थे जो थे वो कहाँ मिले थे, हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। इसलिए इसे बच्चों क्या कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था। मान लो आखिरकार जब हड़प्पा सभ्यता ही
इसे कहा जाने लगा था। फिर इसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो क्यों कहा जाने लगा, ठीक है। यानी कि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल है ना वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा आसपास के क्षेत्र में मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि जब हमने हड़प्पा सभ्यता स्थल खोदा गया था तो हमने ये नहीं छोड़ा था, हमके सोचा यार छोटी सी सभ्यता होगी यहीं तक इसका विस्तार होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे ये सभ्यता का जो खुदाई होती थी तो इसका विस्तार हमें काफी बड़ा देखने को मिला, ठीक है। और इसका जो सभ्यता है ना, इसका जो अधिकांश स्थल है, यानी कि अधिकांश इसके क्या है जो स्थल है वो कहां से प्राप्त हुए बच्चों, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से, सहायक नदियों के किनारे तथा आसपास के क्षेत्रों में मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता था, ठीक है। पहले कांस्य, ये बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना था, दो शब्दों से, कौन सा, तांबा और टीन। अच्छा, जो कांस्य है ना आपका वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला तांबा और टीन, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इस सभ्यता को ना कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी कि इस सभ्यता के लोग तांबे और टीन से मिलाकर कांस्य यानी ब्रोंज ब्रोंज बनाते थे, ठीक है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या जो हड़प्पा वासी लोग थे क्या उनको लोहे का ज्ञान था बच्चों, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे ना बच्चों, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा बच्चों मैंने बताया कि जो हड़प्पा स्थल है, ये देखो सबसे पहला जो अवशेष मिले ना इस सभ्यता के, वो कहां पे मिले, सबसे पहले अवशेष जो बच्चों सबसे पहले अवशेष मिले ना बच्चों, वो कहां से मिले, हड़प्पा से मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक और ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी हमारी, ठीक है, ये कौन सी नदी हमारी, ये बच्चों हमारी है सिंधु नदी, ठीक है। अब जो भी हड़प्पा स्थल पाए गए थे ना वो इस नदी के, ये जो नदी है बच्चों, ये जो नदी है इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए, और ये इसकी सहायक नदियां देखना, सतलज है, रावी है, चेनाब है, ठीक है, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाती है बच्चों, ठीक है। जो भी हड़प्पा स्थल पाए गए थे ना बच्चों, जो भी जितने भी हड़प्पा स्थल पाए गए थे ना वो इसके जो सिंधु नदी है इसके आसपास पाए गए थे, जैसे मोहनजोदड़ो, ठीक है, चनहुदरो, अपना कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक है, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, ये जितने भी स्थल थे ना बच्चों ये सिंधु नदी के आसपास पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है बच्चों वो मुख्यतः तीन कारणों में हुआ, तीन चरणों में हुआ है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना बच्चों इसका जो विकास है ना बच्चों वो तीन चरणों में देखने को मिलता है, ठीक है। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही, यानी कि जो इस सभ्यता का वो जो टाइम पीरियड है ना वो 3300 से 1300 ईसा पूर्व
तक का देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि 3 प्रमुख चरण होते हैं इसके। ठीक है, अलग अलग चरण में धीरे धीरे इसका क्या विकास होता है, यानी कि जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है ना, वो होता है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। इस टाइम पीरियड में ना बच्चों, जो सभ्यता है इसका विकास हो रहा होता है, प्रारंभिक विकास इसका धीरे धीरे हो रहा होता है। ठीक है, फिर बच्चों जो हमारा दूसरा टाइम पीरियड आता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में ना, ये परिवक्त हड़प्पा काल होता है, यानी कि ये पूर्ण तरीके से ना विकसित हो चुका होता है। ठीक है, इस काल में ना सभ्यता का शहरी और उन्नति काल कहा जाता है। इस सब जो सेकंड काल है ना, इसको शहरी सभ्यता कहा जाता था इस काल को, और उन्नत का काल कहा जाता था। ठीक है, फिर उत्तर परवर्ती हड़प्पा काल, ये तीसरा स्टेज है बच्चों। ठीक है, ये 1900 ईसा पूर्व से ना 1300 ईसा पूर्व सभ्यता का पतन काल इसको माना जाता है। धीरे धीरे देखो बच्चों, हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसके हमें कालक्रम के अकॉर्डिंग 3 कालक्रम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चों पहले काल में हमने ये देखा है कि कैसे हड़प्पा जो सभ्यता है ना, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, फिर जो बच्चों हमने दूसरा जो टाइम पीरियड था, उसके अंदर देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता के रूप में जाने लगा, और ये एक विकसित रूप में देखने को मिली। ठीक है, फिर बच्चों हमने इसका तीसरा जो टाइम पीरियड देखा ना बच्चों, वो था हड़प्पा सभ्यता का ना तीसरा जो टाइम पीरियड, वो हड़प्पा सभ्यता के ना पतन का काल माना जाता है इस तीसरे पीरियड को। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बच्चों कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसका जो भौगोलिक विस्तार है ना, वो कहां से और कैसे देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है, और मध्य से लेकर दक्षिण में क्या, दक्षिण के अंदर नीचे महाराष्ट्र में देमाबाद, और पूर्व में मेरठ के देमाबाद से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के सूतकोड़ो का ये क्षेत्र फैला हुआ है। यानी कि बच्चों ये जो हड़प्पा सभ्यता ना, मैंने आपको मैप के द्वारा दिखा दी, ये इधर क्या जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ये चारों तरफ से ना बच्चों फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसका भौगोलिक विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें निर्भय, यानी कि वो जीवन निर्भय करते थे अपना, उसके कुछ तरीके थे, वो क्या तरीके थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे बच्चों, अब हम उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता का निर्वह का जो तरीका था, वो पहला कृषि था। ठीक है, कृषि के अंदर बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं की, मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा और सफेद तिल उगाते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या क्या उगाते थे, वो बच्चों क्या उगाते थे, गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, चावल उगाते थे, और बाजरा उगाते थे, और सफेद तिल। बच्चों जो चावल है ना, ये हमें काफी कम देखने को मिले हैं, और वो भी एक ही स्थान पे मिले हैं, वो भी धोलावीरा। यानी कि जो धोलावीरा है ना बच्चों, धोलावीरा, इससे हमें क्या मिले, चावल के अवशेष मिले। तो जो धोलावीरा है ना, हमें इससे चावल के अवशेष मिले। काफी बार यही क्वेश्चन पूछता है कि जो चावल के अवशेष है ना, वो कहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो बच्चों धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्थल थे, उनके अंदर क्या क्या मिला था, लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया नहीं जाता, मतलब पूछा ही जाता है, ये मान लो। ठीक है, फिर बच्चों
फिर क्या है, फिर सिंचाई के लिए ना यहाँ नहरों और कुओं, यानी कि सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग करते थे। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जब खेती करते थे, खेती में पानी लगाने के लिए यानी कि सिंचाई करने के लिए इन्हें क्या, जो पानी होता था उसकी जो पूर्ति करते थे वो नहरों और कुओं से करते थे। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा वासी, इस जो शहर था हड़प्पा सभ्यता, उसमें हमें कुएं के साक्ष्य देखने को मिलते थे बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या होता था, कुएं जो था उसके साक्ष्य देखने को मिलते थे। और हड़प्पा की मोहर पर, जो हड़प्पा की मोहर थी ना, उस पर बैल के चित्र मिलते हैं। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा है ना, इस पर क्या बैल के चित्र मिलते हैं। ठीक है, इससे बैल के महत्व का पता चलता है। यानी कि बच्चों जो हड़प्पा की मोहर थी ना, उस पर क्या मिलता था, उस पर हमें बैल के जो है वो चित्र मिलते थे, जो हमें ये बताता था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उस सभ्यता के अंदर जो बैल है उसका क्या महत्व था। जो उसका काफी ज्यादा महत्व होता था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो खेती की जाती ना, खेत को जोतने के लिए बैलों का ही प्रयोग किया जाता था, और वो भी हल के द्वारा। लेकिन ये बात एक नहीं साबित हुई है कि हड़प्पा सभ्यता में ना हमें जो हल है उसका साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि एक खिलौना मिला है हल का। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो हड़प्पा वासी हैं वो हल के द्वारा अपनी खेत हैं उनकी से जुताई करते थे। ठीक है, और जिसके द्वारा बैलों का प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चित्र दिखा देता हूँ। देखो ये बच्चों हड़प्पा सभ्यता ना, इसकी मोहर है। इसमें देखना ये जो बैल है ना, इसका चित्र बनाया गया है। ठीक है, और ये कुएं है। ये जो कुआं है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वगैरह में रहते हो तो आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, आपने काफी कुएं देखे होंगे, हर गांव में कुएं होते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों कई स्थानों पर हल्के प्रमाण भी मिले हैं। यानी कई स्थानों पर हल्के जो प्रमाण है वो डायरेक्ट नहीं मिले, वो खिलौने के रूप में मिले हैं। ठीक है बच्चों, जिससे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती है। यानी कि जब हल का जो खिलौना मिला ना, उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जो खेत है ना, जो खेत है, ठीक है, उनकी जुताई के लिए क्या किया जाता, हल का प्रयोग किया जाता था। बच्चों एक कालीबंगा है जो कि वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। काफी बार बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कि एक हड़प्पा स्थल आपको दे देंगे। ठीक है, वो पूछेंगे कि ये वर्तमान में कहाँ है, तो बच्चों ये आपको याद करना होगा। ठीक है, यानी कि जो कालीबंगा है ना बच्चों, वो वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जहां दो दिशाओं में हल की रेखाएं दिखाई देती हैं। देखो बच्चों ये क्या है, ये कालीबंगा है ना, यहाँ से इस टाइप के खेत जुते हुए मिले हैं। ठीक है, और ये देखना एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, यानी कि हड़प्पा वासी एक ही समय में एक ही खेत के अंदर दो फसलें उगा सकते थे। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग फसल की कटाई के लिए करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना बच्चों, वो लकड़ी और पत्थरों के जो औजार बनाए होते थे ना, क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान तो था नहीं इस समय, इन्हें लोहे के बारे में तो पता ही नहीं था ना, तो इनके जो औजार होते थे ना बच्चों, वो पत्थरों और लकड़ी के होते थे, जिसके द्वारा जिनका प्रयोग वो क्या करते थे, जो फसल है ना उसको काटने के लिए करते थे। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं। ठीक है, इस प्रकार के इनके कुछ औजार होते थे। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करते थे, फसल को काटा करते थे। ठीक है बच्चों,
हाँ अच्छा, जब हमने अब कृषि के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे पशुपालन आता था, वो किन किन जानवरों को ये लोग पालते थे, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो पशुपालन है, हड़प्पा स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। यानी कि बच्चों, जब इनकी हड़प्पा स्थलों से मवेशी हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई और सुअर जैसे जो जानवर थे, इनकी हड्डियां अगर हमें प्राप्त हुई हैं, तो हम इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी इन जानवरों को पालते थे, ठीक है। और इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग इन जानवरों को क्या करते थे, पालते थे, ठीक है। ये देखना, ये सुअर का चित्र है बच्चों, ठीक है, ये मेरे को गांव में रहता था, काफी देखा है, ठीक है। ये सुअर का चित्र है, ठीक है, आपने भी देखा होगा। अब जो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा वासी थे, वो शिकार करते थे, ठीक है, अपने जो भोजन के लिए वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है। अपने जीवन के खाने पीने के लिए क्या करते थे, वो अनाज तो खाते थे, साथ में वो क्या करते थे, मांस भी खाया करते थे। यानी कि हड़प्पा स्थलों से मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इन अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाते थे। यानी कि जब हड़प्पा जो स्थल था, वहां से क्या बच्चों, मच्छियों की, ठीक है, मछली की और जंगली जो जानवर है उनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अगर उनकी हड्डियां प्राप्त हो रही है ना बच्चों, तो इससे ये अनुमान लगाया गया जो हड़प्पा वासी है ना, वो मांस खाया करते थे, ठीक है। मैंने कुछ एआई से जनरेटेड इमेज करवाई है ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें ऐसी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ ना, तो ये चीज क्या होती ना बच्चों, काफी समय तक हमें याद रहती है, ठीक है। यानी कि ये मछली की हड्डी है, ठीक है, ये पक्षी की हड्डी है और ये जंगली जानवरों की हड्डी है, ठीक है। अब जब वो मांस खाते थे ना, तो जानवर जो होंगे ना, उसका शिकार भी तो करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें मांस खाना है, जो जंगली जानवर उनका शिकार तो करना पड़ेगा ना। वो शिकार कैसे करते थे ना, ये उसका एक चित्र है, आप देख लो। और जो ये वो भाले वगैरह यूज करते हैं शिकार करने के लिए, ठीक है। ये देखना जानवर है, ये तीर कमान सा होता है, ऐसे बना होता है, इस टाइप का बना होता है, यहाँ पे तीर लगाते हैं और ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो ये जो जानवर है ना, इनका शिकार इस प्रकार ये लोग करते थे, ठीक है। अब बच्चों हम जानेंगे कि, अरे यार, बच्चों अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। यहाँ से बच्चों हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो से हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से ना हमेशा क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के ना दो प्रमुख नगरों में से एक है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता ना, वहां पे दो नगर मिले थे, कौन कौन से, एक था बच्चों हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ये दूसरा, हड़प्पा एक मेन था, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे काफी इंपोर्टेंट जो प्लेस था वो माना जाता था बच्चों, ठीक है। इनमें पहला प्रमुख जो नगर था वो था हड़प्पा, पहला जो बच्चों प्रमुख नगर था वो हड़प्पा था, दूसरा क्या था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों, ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों में से ना एक था। जो मोहनजोदड़ो था ना बच्चों, वो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख नगर थे उनमें से ये एक था। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं थी, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यानी कि इतना मत आप याद रखना, बस ये याद रखना कि जो मोहनजोदड़ो है ना,
वो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बच्चों 125 हेक्टर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में नगरों को दो मुख्य रूपों में, दो यानी कि जो मोहनजोदड़ो है ना, उसमें नगरों को मुख्य रूप से क्या किया गया था, दो भागों में विभाजित किया गया था। एक को बच्चों दुर्ग बोला जाता था, यानी कि ऊंचा शहर, दूसरे को बच्चों निचला शहर बोला जाता था। ठीक है, अब उसकी हम एक इमेज के द्वारा देखेंगे आखिरकार वो कैसे दिखते थे। ठीक है, ये देखना बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता में ना, ये मोहनजोदड़ो के अंदर ना, मोहनजोदड़ो के अंदर नगर है, इनको क्या किया, दो भागों में विभाजित किया गया था। यानी बच्चों जो मोहनजोदड़ो से हमें कुछ इस प्रकार की नगर की संरचना मिली है। ठीक है, इसको क्या किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया था। ये देखना बच्चों ऊपरी भाग, ये बच्चों जो ऊपर बना है ना, ऊपरी भाग कहलाता है। ठीक है, और ये जो बना है ये निचला भाग कहलाता था। और ये जो बच्चों होता था, ये आने जाने का रास्ता होता था, यानी कि प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, अब इनका देखना एक काफी बढ़िया विशेषता देखना। ठीक है, इन दोनों को ना, जो दोनों शहर थे ना, इसको बाउंड्री करी गई थी, बाउंड्री करके अलग किए गए थे। दोनों निचला शहर और दुर्ग को अलग किया गया था बाउंड्री करके। ठीक है, और ये देखना, ये बाउंड्री करते थे, देखना निचले शहर की भी इन्होंने क्या की है, बाउंड्री कर रखी है निचले शहर की। ठीक है, और इसी तरह ऊपरी शहर जो है, इसकी भी इन्होंने क्या की थी, बाउंड्री की थी बच्चों। ठीक है, जो इसी तरह इन्होंने भी क्या की, जो ऊपरी क्षेत्र था ना, इसकी क्या की, बाउंड्री की बच्चों। ठीक है, ताकि कोई बाहरी लोग यहाँ पर आ ना सके। ठीक है, अब बच्चों हम इसका जो पहला नगर है, यानी कि दुर्ग है, इसकी कुछ विशेषताएं थी अपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि दुर्ग जो था वो आकार में क्या था, छोटा था। यहाँ पे बच्चों जो कुछ ऐसा मान सकते हैं कि जो कुछ अमीर या शासक वर्ग जो होगा ना, वो रहता होगा। ठीक है, इसे ऊंचाई पर बनाया गया था, यानी कि जो दुर्ग था वो छोटा था और निचला शहर क्या था, वो बड़ा था। ठीक है, दुर्ग क्या था, ऊंचाई पर बनाया गया था, निचला से निचाई पर बनाया गया था। ठीक है, दुर्ग के चारों ओर क्या करी गई थी, दीवार बनाई गई थी, अभी मैंने आपको दिखाया था फोटो के अंदर। ठीक है, और ये दीवार इसे क्या करती थी, निचले क्षेत्र से ना अलग करने का काम करती थी। यानी कि बच्चों जो दुर्ग था वो क्या था, छोटा था, सिंपल सा। ठीक है, और इसके अंदर बाउंड्री करी गई थी, जिसके द्वारा क्या किया गया, इसको निचले क्षेत्र से ना अलग किया गया था। ठीक है बच्चों, इसको अलग किया गया था और दुर्ग के चारों ओर दीवार बनाई गई थी। ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, कभी ऊपरी क्षेत्र की विशेषताएं पूछ लेता है पेपर में, कभी दुर्ग की विशेषताएं पूछ लेता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे बच्चों कि जो निचला शहर है वो किस टाइप का था। ठीक है, यानी कि निचला शहर आकार में क्या था, बड़ा था, और दुर्ग क्या था, छोटा था। ये वाला जो बड़ा था। ठीक है आपका, फिर बच्चों यहाँ सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, यानी कि जो सामान्य लोग थे ना, सामान्य, उनके लिए इस क्षेत्र को क्या किया गया था, बनाया गया था बच्चों। ठीक है, और जो दुर्ग बनाया गया था ना, वो शासक वगैरह या कुछ अमीर वगैरह लोग होते हैं ना, वो उनके लिए उस समय बनाया गया था। ठीक है, जो कि समाज के अंदर क्या दिखाता है ना, अमीर और गरीब का भेदभाव दिखाने का काम किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और यहाँ की मुख्य विशेषता जल निकासी प्रणाली थी बच्चों। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन्हों की जो जल निकासी व्यवस्था है ना, वो काफी शानदार देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया से इन्होंने जो नगर का नियोजन किया था, काफी शानदार तरीके से किया था।
और इसके अंदर इनकी जो जल व्यवस्था है, जल निकासी व्यवस्था है, वो काफी सुंदर थी, काफी प्रचलित थी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यानी कि बच्चों अब हमें जो दुर्ग बना था ना ऊपर, ठीक है, उसके अंदर एक जगह देखने को मिलती है जिसे क्या कहा जाता, माल गोदाम नाम से कहा जाता था, कि अन्य ग्रह यानी कि जहां पे अन्न इकट्ठा करके रखा जाता था बच्चों। ठीक है, यानी यह दुर्ग में स्थित एक बड़े आकार की संरचना थी। जो बच्चों माल गोदाम था ना, ये दुर्ग के अंदर स्थित था। ठीक है, और इसकी जो संरचना थी काफी बड़ी थी, काफी बड़े आकार की इसकी जो संरचना थी वो थी। इससे परंपरागत रूप में इससे इसे परंपरागत रूप से अनाज के भंडारण से संबंधित माना जाता। यानी कि जो ये माल गोदाम की जो संरचना थी ना, इसके अंदर ऐसा माना जाता था कि जो अनाज है ना, वो इकट्ठा करके रखा जाता था बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे विशाल स्नानागार। ठीक है, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर का आराम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। बच्चों पहले आप चित्र देखिए। ठीक है, ये स्नानागार हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चों आने के लिए ना सीढ़ियां बनी गई थी, यानी कि उत्तर और दक्षिण में एक सीढ़ी तो आपको ये दिखेगी और एक सीढ़ी आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये सीढ़ी इसलिए बनाई गई थी बच्चों ताकि लोग अंदर स्नान करने के लिए आ सके। ठीक है, और स्नान करके वापस आ सके। ठीक है, और इसके आसपास देखना बच्चों क्या था, इसके चारों ओर ना बरामदे बने हुए थे। ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये कुछ बरामदे बने थे। इनका बच्चों काम क्या होता था, जो भी व्यक्ति स्नान करने के लिए आता था ना, वो अपने इन जो बरामदे बने थे ना, कमरे बने थे, उनके अंदर अपने कपड़े चेंज कर सकता था। ठीक है बच्चों, और जो जल बना, जिसमें जल भरा होता ना, ये जलाशय, इसके ऊपर ना प्लास्टर ऑफ पेरिस किया गया था ताकि जो जल है ना वो रिस ना सके जमीन के अंदर। ठीक है, उसे रोकने के लिए इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया गया था बच्चों। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता था ना बच्चों, वो क्या होता था, धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। यानी कि जो ये स्नानगार है ना, इसका जो प्रयोग होता था ना बच्चों, वो कभी या तो धार्मिक कोई त्योहार वगैरह होगा जिसमें स्नान वगैरह होता है, या कोई अनुष्ठानिक त्योहार वगैरह हो गया। ठीक, उस समय ये जो स्नानागार ना, इसका प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, अब हम इसकी एक कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल स्नानगार के अवशेष मिले। कहाँ मिले? दुर्ग के अंदर मिले बच्चों। ये कहाँ है? दुर्ग, मोहनजोदड़ो था। इसको 2 भागों में बांटा था। निचला शहर और दुर्ग। जो हमें स्नानगार है ना, इसका अभिषेक, इसका जो अवशेष है ना बच्चों, वो दुर्ग के अंदर मिला है। इसके जो अवशेष है वो दुर्ग के अंदर मिला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसका आकार लगभग 12 मीटर लंबा, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा और 2.54 मीटर गहरा था। ठीक है, इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, यानी कि बरामदे बने हुए थे, जो कि बच्चों मैंने अभी आपको दिखाया था। एक मिनट, ठीक है बच्चों, इसके चारों ओर ना बरामदे बने हुए थे। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या करते थे, कपड़े चेंज करते थे। ठीक है, स्नान के टाइम। और स्नान
जो गार है इसको, इसमें पानी भरने के लिए ना कुओं का प्रयोग करते थे। इसके आसपास ना बच्चों कुएं बनाए गए थे, ठीक है, जिसके द्वारा जल जो लाया जाता था वो स्नानागार के अंदर लाया जाता था। और इस जो स्नानागार होता ना, इसके अंदर जो जल है, ठीक है, इसको निकालने के लिए इन्होंने काफी बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी। इसके आसपास इन्होंने इसको जो इसके अंदर जो जल है काफी समय हो गया इसको भरे हुए, उसको वापस निकालने के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई थी बच्चों, ठीक है। आगे हम उस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। इसके अंदर जो स्नानागार था, इसके अंदर जो जल भरने के लिए ना कुओं का प्रयोग किया जाता था। ऐसा अनुमान है कि इसका उपयोग विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यानी कि बच्चों जो स्नानागार है ना, इसका प्रयोग विशेष रूप से धार्मिक या कुछ अनुष्ठानिक स्नान वगैरह होते था ना, उस समय इसका प्रयोग सिर्फ किया जाता था, ठीक है बच्चों। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई। यानी कि जो स्नानागार है इसके अंदर कोई नहाने आएगा उसके लिए सीढ़ियां चाहिए, और वापस जाने के लिए भी सीढ़ियां चाहिए, कूद के थोड़ी ना आ जाएगा। इसलिए उत्तर और दक्षिण में क्या हुए थे बच्चों, सीढ़ियां बनाई गई थी इसके, ठीक है। स्नानागार का फर्श जो था वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो इसका फर्श था ना, ये देना जो भी बना है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। और सिद्धू घाटी सभ्यता उन्नत जल प्रबंधन और स्वच्छता प्रणाली की उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि इस सभ्यता के अंदर हमें स्वच्छता का विचार काफी दिखता है, और उन्नत जल व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। निचला शहर, अब हम पढ़ेंगे। अभी ने दुर्ग के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब जो निचला शहर है इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता होती थी, ठीक है। यानी कि जो सड़कें होती थी ना बच्चों निचले शहर के अंदर, वो किस प्रकार बनाई जाती थी। यानी कि मोहनजोदड़ो में सड़कें लगभग 4 से 10 मीटर तक चौड़ी होती। जो सड़कें होती थी ना बच्चों वो 4 से 10 मीटर क्या होती थी, चौड़ी होती थी, जाके निकलने में किसी को ना परेशानी ना हो। फिर बच्चों यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, इस टाइप बच्चों। एक सड़क मान लेते हैं ये जाती है, जा रही है, दूसरी सड़क ये जा रही है, सीधी लाइन नहीं है बच्चों, ठीक है। एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये इस टाइप एक दूसरे को ना समकोण पर क्या करती थी, काटती थी, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि हवा के जरिए वे अपने आप साफ हो जाए। यानी कि बच्चों कुछ इतिहासकार है ना बच्चों, वो ऐसा मानते हैं कि जो सड़कें थी उनको इस प्रकार बनाया गया था जिससे कि हवा चले ना तो वो अपने आप साफ हो जाए, उनकी सफाई करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो दुर्ग है ना इसके अंदर जल निकासी व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा था। यानी कि जल निकासी व्यवस्था यहाँ की बच्चों काफी उच्चतम व्यवस्था थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है ना इसके बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। मैं इमेज लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि डायरेक्ट आपको दिखा सकूं, ठीक है। यानी कि जो बच्चों जल निकासी व्यवस्था थी ना, जो वहां की नलियां बनी हुई थी ना वो ढकी हुई थी। देखना ये जो नली नाली बनी हुई है ना, ये क्या, यहाँ से देखना सड़क बनी है, ढकी हुई है, ठीक है। और जो घर थे इसके आसपास ये घर बने, ठीक है। जो घरों की नाली है नहीं ना, वो मुख्य नाली से आके क्या करती, बाहर मिलती थी आके। ये जो पक्की नालियां थी ये क्या थी, मुख्य नालियों में आके मिलती थी। जो छोटी छोटी कुछ नालियां भी बनी थी ना, ये क्या करती थी, ये लास्ट में आके ना जो मुख्य नाली होती थी उसमें मिलती थी, ठीक है। जो नालियां वहां पे बनाई जाती थी ना बच्चों, वो ढलान के अनुसार बनाई जाती थी। इस टाइप का कुछ ढलान होता था, यानी कि इस टाइप का ना कुछ ढलान होता था
जिससे जो पानी होता था ना वो अपने आप धीरे से निकल जाता था। और बच्चों अगर वर्तमान में बात करें ना जो जल व्यवस्था प्रबंधन की, यानी ये अभी आप देखोगे ना कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर बारिश आई, ज्यादा कितनी आई होगी, 2-2.5 घंटे आई है मुश्किल से, ठीक है। उसके अंदर अब मैं उस दिन जनकपुरी में था, आई मेट्रो के अंदर पानी भर गया था, मेट्रो स्टेशन के ऊपर पानी आ गया था। सोचो इस समय में और उस समय में कितना अंतर था। काफी बढ़िया वहां के लोग उस समय जल व्यवस्था का जो प्रबंधन करते थे काफी बढ़िया तरीके से करते थे, ठीक है। और अभी देख लो वर्तमान में दिल्ली के अंदर ना 2 घंटे में बाद 2 घंटे बारिश हो जाए ना, सच बताऊं आप निकल नहीं सकते और पूरा जाम मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ भाई यहाँ 8-8 10-10 घंटे बारिश हो जाती थी ना, पानी बारिश होने के बाद तुरंत साफ हो जाता था बच्चों। काफी बढ़िया व्यवस्था थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ना नलियों, नालियों एवं गलियों का निर्माण नियोजित ढंग से किया जाता था। यानी कि बच्चों जब हड़प्पा सभ्यता में ना जो नियोजित इसको कैसे किया जाता था, यानी कि बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता ना इसके अंदर पहले सड़कों, नालियों और गलियों को बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद वहां पर घर बनाए जाते थे, ठीक है, ताकि जो सड़कें हैं, जो वहां की नालियां या गलियां वो समान रूप से बन सके। लेकिन जो हमें वर्तमान में क्या देखने को मिलता है ना कि हम पहले अपने घर बना लेते हैं, ठीक है, और जो नालियां हैं वो गाली नालियां हैं और गलियां हैं वो, ठीक है, वो एमसीडी देख लेगी, ठीक है, हमारा ऐसा मानना होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे ना काफी भाई बुद्धिमान लोग थे, ठीक है। इन्होंने सबसे जो अच्छा काम किया था ना वो जल निकासी व्यवस्था के अंदर काफी बढ़िया इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये क्या करते थे, पहले गांव में मकान वगैरह नहीं बनते थे यहाँ, पहले उसका नियोजित एक पैमाना, ठीक है, वो बनाया जाता था, ठीक। फिर उसके अकॉर्डिंग नालियां और सड़कें बनाई जाती थी, उसके बाद घरों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। और बच्चों नालियों के निर्माण में जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता, यानी कि जो नालियां बनी होती ना उसके अंदर जो जिप्सम है ना गारे उसका प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो नालियां बनी होती थी ना बच्चों वो पानी जो होता था जमीन के अंदर रिस ना सके उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नालियों को ना ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा कचरा साफ किया जा सके। यानी कि बच्चों जो नालियां थी, ये देखना ये नाली जा रही है, ये क्या है, ये ढकी हुई है, ठीक है। इसको इसलिए ढका जाता था ताकि नालियों के अंदर ना जो कूड़ा है, जो कचरा है वो अंदर ना जा सके, ठीक है, जिससे कि पानी का जो जमाव है, जो पानी का बहाव है, सॉरी, वो रुके ना, आराम से पानी निकल जाए। इसलिए इसको क्या करते थे, ढक के रखते थे, ठीक है। और इसको ढक के इसलिए भी रखा जाता था बच्चों, ये लोग ना सफाई के प्रति काफी जागरूक लोग थे, क्योंकि अगर ये ढक के नहीं रखते तो मच्छर वगैरह बीमारियां वगैरह फैलती है और इन्हीं को ही नुकसान होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है भाई, कूड़ा कहीं भी डाल देते हैं, ठीक है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, ठीक है। यानी कि वर्षा जल निकासी के लिए विशेष प्रबंधन किया गया था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि सड़क बनी थी, जो घर आसपास होते थे, घर से जो नालियां निकलती थी वो मुख्य नालों में आके मिलती थी, ठीक है। और यही जो नल, यही जो जल है ना वो शहर के बाहर कुएं वगैरह जो होते थे उसके अंदर डाला चला जाता था। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों की यहाँ भवन निर्माण, यानी कि जो घर बनाए जाते थे वो किस प्रकार बनाए जाते थे, ठीक है। ये बच्चों जो हड़प्पा वासी लोग थे ना ये अपनी प्राइवेसी का, अपनी निजता का काफी अच्छे से ध्यान रखते थे, ठीक है बच्चों। यानी कि ये अपनी निजता और प्राइवेसी का काफी बढ़िया से ध्यान रखते थे, ठीक है। ये कुछ घर बनाए होते थे, ठीक है बच्चों, ये कुछ घर बनाए गए थे, ठीक है। ये सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां अगर होती थी इसका मतलब ये था कि जो घर होते थे ना वो 1-2 मंजिला तक हो सकते थे, कहीं कहीं पे हमें देखने को मिले। ये नहाने का उनका कमरा ऐसा कुछ बनाया जाता था। यानी कि जब आप सामने से जाओगे ना इनके घरों में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये इतनी बढ़िया से अपनी प्राइवेसी की क्या करते थे, व्यवस्था करते थे। यहाँ से आप एंट्री लोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इनके जो कमरे होते थे ना
वो क्या होते थे, साइड में बने होते थे, ताकि कोई किसी व्यक्ति की डायरेक्ट निगाह इन पर ना पड़ सके। ठीक है बच्चों, यानी कि मोहनजोदड़ो में सफाई का जो विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो सफाई थी यहाँ पे ये लोग इसका विशेष ध्यान रखते थे। आंगन के चारों तरफ क्या होते थे, कमरों का निर्माण किया जाता था, यानी कि जो आंगन बनाए जाते थे ना, इसके चारों ओर जो कमरे होते थे उसका काफी बढ़िया तरीके से निर्माण किया जाता था। प्रत्येक घर के द्वार, जो प्रत्येक घर है ना उसके दरवाजे यानी द्वार के बाहर एक नाली अवश्य होती थी, यानी कि बच्चों जो प्रत्येक घर है ना उसके बाहर क्या होता था, एक नाली होती थी, जिसके अंदर जो उस घर की नाली है ना वो आकर क्या करती थी, मिलती थी, ताकि जल व्यवस्था का जो बहाव है वो आसानी से हो सके और सफाई मेंटेन रहे। ठीक है, हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, यानी जो वहां के जो लोग थे घर बनाते थे उसके अंदर आंगन जरूर बनाते थे, ताकि वो वहां पे अपने शिल्प वगैरह के जो काम होते थे वो कर सकते थे। ठीक है, और हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नान घर होता था, यानी कि जितने भी घर थे ना वहां पे उनके अंदर स्नानघर और कुएं जरूर देखने को मिलते थे बच्चों। ठीक है, जिसमें के अंदर वो क्या करते थे, कुओं के अंदर जल को सुरक्षित रखने का काम करते थे बच्चों। ठीक है, और ये जो आंगन है ना इसके अंदर वो काम करते थे अपने शिल्प वगैरह के। ठीक है, और जो खिड़कियां होती थी वो ऊंचे पे बनाई जाती थी ताकि लोग झांक ना सके। ठीक है, ये देखना बच्चों, ये कक्ष होते थे, ये परिवार के जो सदस्य होते ना उनके रूम बने होते थे, ताकि आप यहाँ से जाओ तो डायरेक्ट कोई देख ना सके आपको। ठीक है, और हर घर में ना दो दरवाजे होते थे। ठीक है, जो मेन दरवाजा होता था ना उनका पीछे की तरफ खुलता था। इसके बाद घरों के अंदर कुओं का निर्माण किया जाता है, यानी जो घर बनाए गए थे ना हड़प्पा में सभ्यता के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, कुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करते थे, जल को सुरक्षित रखने का काम करते थे। ठीक है, पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंधन था, यानी कि नालियों की व्यवस्था काफी बढ़िया थी हर घर से जल को निकालने के लिए। ठीक है, जिसके द्वारा जो घरों की नालियां थी, ठीक है, वो मुख्य नालों या नालियों में आकर मिलती थी। मैंने आपको जल जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसके अंदर दिखाया था फोटो के अंदर। ठीक है, आंगन का उपयोग खाना पकाने या अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। जो आंगन बनाया जाता था इसका जो काम था वो खाना पकाने या कोई शिल्प वगैरह का जो कार्य होता था उसको करने के लिए किया जाता था यहाँ पे। ठीक है, निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, वो दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे, यानी कि बच्चों जो दरवाजे थे ना वो आंगन की तरफ खुलते थे। ठीक है, जो निचले घर होते थे उनके अंदर क्या होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी का काफी अच्छे से ध्यान रखते थे। ठीक है, और जो जो दो मंजिला फ्लोर थे उसके अंदर जो खिड़कियां होती थी वो ऊंचे पर बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि स्नानागार की नालियां बाहर गलियों की नालियों से जुड़ी होती थी, यानी कि जो घर में स्नान घर बने होते थे ना उनकी जो नालियां थी वो बाहर की नालियों से आकर जुड़ती थी, ताकि पानी का बहाव आराम से हो सके और साफ सफाई रह सके, पानी रुके ना कहीं भी। ठीक है, कई घरों में सीढ़ियां भी मिली है, यानी कई घर थे जो थे उनके अंदर क्या हुई, सीढ़ियां भी देखने को मिली है, जिससे ये पता चलता है कि वाह मकान दो मंजिला के भी होते थे, यानी कि कई घर ऐसे थे जिनके अंदर हमें क्या मिली, सीढ़ियां देखने को मिली, जिससे के द्वारा हमें यह अंदाजा लगाने को मिला कि जो कई मकान है ना वो दो मंजिला भी बने हो सकते थे। ठीक है बच्चों, अकेले मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए, यानी कि क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था यहाँ के जो घर बनाए जाते थे लगभग हर घर के अंदर कुएं देखने को मिलते थे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार जो मोहनजोदड़ो था ना इसी के अंदर केवल 700 कुएं देखने को मिले। ठीक है, और इसके बाद पता नहीं कितने मिले होंगे, कितने होंगे। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे इसकी कुछ और विशेषताएं अपनी। ठीक है, वो क्या विशेषताएं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि यात्रियों के आराम
और रुकने के लिए ठहरने की जगह बनाई गई जाती थी। यानी कि जो इनकी एक विशेषता ये भी थी, कोई मेहमान आ जाता था, कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाता था, उनके रहने या रुकने के लिए ना क्या बनाई जाती थी, जगह बनाई जाती थी। ठीक है। बर्तन पकाने वाली भट्टियों को नगर से दूर रखा जाता था ताकि धुआं और गंदगी शहर में ना फैले। यानी कि बच्चों, जो भट्टियां होती थी उनमें क्या होता था, बर्तन होते थे, उनका निर्माण होता था, तो उसको क्या करते थे ना, वो शहर के बाहर रखते थे ताकि जो धुआं वहां से निकलने वाला है ना, वो शहर तक अंदर ना आ पाए और गंदगी जो थी वो ना फैल पाए। अब बच्चों वर्तमान में देखोगे ना, जो कुम्हार वगैरह होते हैं ना, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वहां देखना काफी धुआं देखने को आपको मिलेगा। और अगर वहां भी ना देखने को मिले तो एक जगह और दिखेगा, जब आप ईंट के भट्टे पे जाते हो ना, जहाँ पे ईंट पकाई जाती है, ठीक है, काफी बड़ा बना होता है, कुतुब मीनार की तरह लंबा लंबा, ठीक है, तो वहां पे ना आप देखो, जो भट्टा होता है ना, उसके अंदर से धुआं निकलेगा, जो कि क्या करता है, प्रदूषित करने का काम करता है। ठीक है। तो ये लोग कितने ज्ञान दूरदर्शी थे, ठीक है, जिससे इन्होंने काफी सोच समझ के चीजों को सही तरीके से बनाया था, और जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, उनकी साफ सफाई के महत्व के लिहाज से, ठीक है, उसको क्या करते थे, ये शहर से दूर बनाते थे। ठीक है बच्चों। फिर गलियों और सड़कों की योजना ऐसी बनाई गई कि सूरज की रोशनी घरों और रास्तों तक पहुंच सके। यानी कि बच्चों, यहाँ पे जो गलियां और सड़कें ऐसी बनाई गई थी ना, कि जो सूरज की रोशनी है ना, वो डायरेक्ट घरों और रास्तों पर क्या पहुंच सके। और बच्चों यहाँ पे देख लो, भाई मंजिल बना दिया 5, निकलने की तुम्हारी भले जगह ना रहे, ठीक है, चाहे सूरज की रोशनी पड़े या ना पड़े। ठीक है। वर्तमान में तो ये देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों, इन्होंने जो अपने गलियां थी और जो सड़क थी, उनका निर्माण कुछ इस प्रकार किया था ना, जिससे कि सूरज की जो रोशनी है ना, वो घरों और रास्तों तक क्या कर सके, पहुंच सके बच्चों। ठीक है। यानी कि रात के समय शहर की सुरक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए जाते थे। यानी कि जो बच्चों रात होती थी ना, जो शहर होता था, रात में उसकी शहर की सुरक्षा के लिए ना, कुछ ये क्या करते थे, चौकीदार जो थे उनको नियुक्त करते थे। ठीक है। जो कि रात में शहर की देख रेख करने का काम करते थे। शहर का कचरा बाहर बने गड्ढों में दबाकर नष्ट किया जाता। यानी कि ऐसे फेंकते नहीं थे जो कचरा होता था, तो जो कचरा निकलता था इनके घर से, वो डायरेक्ट ये फेंकते नहीं थे, ये क्या करते थे, गड्ढों में दबाकर उसको क्या करते थे, नष्ट करने का काम करते थे, जिससे कि गंदगी ना फैले और साफ सफाई मेंटेन रहे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे ना हमें कुछ सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वो किस प्रकार की थी। ठीक है। यानी कि बच्चों, समाज जो था यहाँ पे कुछ हमें ये देखने को मिलता है, कुछ जो समाज थे वो विलासिता की वस्तुएं इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और कुछ जो थे वो साधारण वस्तुएं ही इस्तेमाल करते थे। उसके बारे में जानेंगे कि क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि हड़प्पा समाज में ना सामाजिक भेदभाव की जानकारी मुख्यतः समाधान की विधियों और विलासिता की वस्तुओं से मिलती है। यानी कि जो हड़प्पा वासी लोग थे, इनके अंदर जो विषमताएं हैं वो समाधान और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त होती है। ठीक है। यानी कि जब हम समाधान पढ़ते हैं ना इसका, यहाँ पर मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती थी ना, उसको दफनाने की जो प्रथा थी वो यहाँ पे प्रचलित थी। ठीक है। प्राप्त जो कब्रें होती ना, उनका आकार, गहराई और रचना में भिन्नता पाई गई। यानी कि जो यहाँ पे कब्र होती थी, बनाई जाती थी, उसके अंदर उनके जो आकार थी, उनका जो गहराई थी, उनकी जो रचना बनाई जाती थी, उसमें काफी भिन्नता दिखाई दी। ठीक है। कुछ कब्रों की दीवारों पर ईंटों की चिनाई के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो कुछ कब्रें है ना बनाई जाती थी, उनकी दीवारों पर क्या हुई थी, ईंटों की चिनाई के जो प्रमाण है वो मिलते थे। ठीक है। इनसे यह संकेत मिलता है, यानी कि जब ये चीजें हमें देखने को मिली, इनसे हमें क्या मिलता है, यह संकेत मिलता है कि समाज
में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अंतर था। यानी कि जो हमने ये चीजें देखी अभी, आकार दफनाने के तरीके, उनकी प्रथा, जो उनकी कबर बनाई जाती थी उसमें ईंटों की चिनाई की जाती थी, कबर थे उसकी जो रचना है उसमें भिन्नता दिखाई दे रही, जो ये चीजें देखने को मिलती थी ना बच्चों, इसके अंदर आर्थिक और सामाजिक हमें स्तर पर अंतर देखने को मिलता था। अब ये एक कवर है, ठीक है। ये लोग ना पूर्ण जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ये जो भी व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसके साथ कुछ वस्तुओं को दफनाने का काम करते थे। इनका ऐसा मानना था कि अगर व्यक्ति मर जाता है तो भी उसका अपना कोई जीवन होता है जिसके अंदर इन वस्तुओं का वो प्रयोग कर सकता है। ये देखना कुछ वस्तुएं रखी है इसकी कवर के साथ, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि अब विलासिता की वस्तुएं, आखिर बार बच्चों विलासिता की वस्तुएं क्या होती थी यहाँ पे, ठीक है। और साधारण वस्तुएं क्या होती थी उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है। जो कि समाज के अंदर क्या करती थी, भिन्नता दिखाने का काम करती थी, यानी कि समाज में आर्थिक और सामाजिक अंतर को पैदा करने का काम करती थी बच्चों, ठीक है। इसके अंदर विलासिता की वस्तुओं के अंदर जो वस्तुएं क्या होती थी, आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी और बहुत कम मात्रा में मिलती थी, ठीक है, उन्हें विलासिता की वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। यानी कि बच्चों जो वस्तुएं काफी महंगी होती थी और आसानी से मिलती नहीं थी उन्हें क्या होता था, विलासिता की वस्तुएं माना जाता था बच्चों, ठीक है। अब वर्तमान में विलासिता की क्या वस्तु है बताओ। देखो बच्चों, वर्तमान में जो विलासिता की वस्तु माना जाता है वो सोना माना जाता है, चांदी मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि इनकी काफी महंगी होती है और हर कोई इनको क्या कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इनका, ठीक है। अब उन्हें विलासिता की वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये वस्तुएं प्राय क्या होती थी, महंगी होती थी, दुर्लभ सामग्री, यानी कि जो इनकी सामग्री होती थी वो कम होती थी, निर्मित की जाती थी, ठीक है। उदाहरण के लिए फैंस के पात्र, ये मैंने चित्र लगा दिया, कुछ इस टाइप के दिखते थे। और आकर्षक आभूषण का उल्लेख किया गया है, यानी कि ये सुंदर आभूषण, यानी कि ये फैंस के पात्र और ये कुछ आभूषण है, ठीक है। ये उस समय क्या माने जाते थे, विलासिता की वस्तुएं मानी जाती। साधारण वस्तुएं मन के हो गए, ईंट वगैरह हो गई, जो रहने की समान संरचना हो गई, वो सभी साधारण वस्तुएं थी, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्या थी, विलासिता की वस्तुएं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर आर्थिक और सामाजिक जो अंतर है उनमें भेदभाव दिखाने का काम करती थी बच्चों, ठीक है। उनमें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अंतर पैदा करने का काम करती थी। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि शिल्प काल, एक शिल्प काल ला, यानी कि शिल्प कला होती क्या थी, ठीक है। यानी कि शिल्प कला के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता था, आभूषण मिलते थे, मूर्तियां मिलती थी और उपकरण देखने को मिलते थे। यानी कि बच्चों जो शिल्प कला है क्या है, इसके अंदर मूर्ति कला, यानी कि कुछ मूर्तियां होती थी उनकी डिजाइन देखने को मिलती थी, ठीक है। और आभूषण यानी कि जो पहनते थे गले में उस समय, ठीक है, वो उपकरण, ये कुछ उपकरण होते थे, ठीक है। ये इनको क्या कहा जाता था बच्चों, इनको शिल्पकार कहा जाता, शिल्प कला कहा जाता। ये जो सभी चीजें होती ना इनको क्या कहा जाता, इनको शिल्प कला कहा जाता था। यानी कि शिल्प कला के अंतर्गत आभूषण, मूर्तियां और उपकरण बनाने जैसे क्या होते थे, कार्य किए जाते थे बच्चों। इनको ये जो मैंने चित्र बना दिखा रखे ना आपको, शिल्प कला के अंदर इनको बनाने का कार्य किया जाता था, ठीक है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में हमें मनके, मोहरे और बांट बनाए जाते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था नहीं उसके में क्या हुआ था,
मनके भी बनाए जाती थी, मोहरे भी बनाए जाते थे और बांट भी बनाए जाते थे। ठीक है, शंख से वस्तुएं तैयार की जाती थी तथा धातु यानी कि जो शंख होता था ना उससे क्या होती थी, वस्तुएं तैयार की जाती थी तथा धातु, धातु कौन सी होती, तांबा कांसा से औजार तथा अन्य वस्तुएं बनाई जाती, यानी कि शंख जो होते थे ये वाला, इससे क्या होती थी, वस्तुएं बनाई जाती थी। और जो धातु होती थी वहां पे तांबा और कांसा, उससे क्या हो, औजार और जो अन्य वस्तुएं होती थी उपयोग की, ठीक है, उनको बनाया जाता था। शिल्प कला था, उसके कुछ प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से थे, चनोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। अच्छा, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो शिल्प कला है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, उसके अंदर या तो कोई एक नाम दे देगा या तीनों नाम दे देता है, ठीक है, या कोई और भी नाम दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। यानी कि धोलावीरा से छेद करने का औजार प्राप्त हुआ है, यानी कि जो धोलावीरा है ना बच्चों, यहाँ से जो कोई वस्तु वगैरह होती थी ना उसके अंदर छेद करने का जो औजार होता था वो प्राप्त यहाँ से हुआ है बच्चों, ठीक। इसके बाद मोहर मिली हमें, ठीक है, और मुद्रांकन, यानी कि जो मोहर होती थी उसका क्या काम होता था, ठीक, कुछ मोहर बनाई गई थी, इसका क्या काम होता होगा इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोहर का चित्र देख लो आप, कुछ इस प्रकार की मोहर थी, ये देख लो। मोहर और मुद्रांकन का उपयोग भेजी जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। यानी कि बच्चों जो मोहर होती थी ना उसका प्रयोग व्यापार के अंदर किया जाता था, कैसे, यानी कि जब वस्तुओं को बनाकर तैयार किया जाता था, उन्हें पैक किया जाता था ना, तो उन वस्तुओं पर एक कपड़ा बांधा जाता था, ठीक है, उस पर मोहर लगा दी जाती थी और वो दूसरे क्षेत्र में जाता था ना, तो वो उस क्षेत्र में जाता था, अगर उस क्षेत्र में तक पहुंचते हुए, ठीक है, जो मोहर थी जैसी लगाई गई थी वैसी अगर मिलती है तो इसका मतलब ये माना जाता था कि ये जो वस्तु आई है ना इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई बच्चों, ठीक है। और साथ में जो मोहरें होती थी वो हमें ये बताती थी कि कौन सा सामान व्यापार से कहां से और किस जगह से आया तथा किसने भिजवाया, ये बताने का काम मोहरों के द्वारा किया जाता था बच्चों, ठीक है। सामान को बांधकर, अब एग्जाम्पल दिया है, यानी कि सामान को बांधकर गीली मिट्टी पर मोहर की छाप लगाई जाती है, यानी कोई सामान था उसको बांधकर उस पर क्या की जाती, गीली मिट्टी लगाई जाती थी, उसके ऊपर क्या किया जाता, मोहर लगाई जाती थी, उसके ऊपर मोहर लगाई जाती थी, उसके ऊपर बच्चों मोहर लगाई जाती थी, ठीक है। अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह गया और वो मोहर वैसे ही लगी रही तो इसका मतलब ये माना जाता था कि उस सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, ठीक है। छाप सुरक्षित रहने पर यह संकेत मिलता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई बच्चों, ठीक है। और यह छाप भेजने वाले की पहचान बताने में सहायक होती थी, यानी कि जो मोहर होती थी ना बच्चों वो हमें व्यापार के अंदर उपयोग करने के लिए ये देखने को मिलता है कि वो सामान है वो किसके द्वारा भेजा गया, ये हमें मोहर के बारे में पता चलता है, ठीक है बच्चों। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो सामान है इसके द्वारा वो सही सलामत पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बांट, यानी कि बच्चों जो बांट है ना हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बांट सामान्यतः किससे, चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना इसके जो बांट है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ठीक है, बोर्ड के अंदर आपके। तो ये जो बांट है ना ये चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे बच्चों, ठीक है। इनका उपयोग क्या होता था, आभूषण और मनकों को तोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक बच्चों। यानी कि जो बांट होते थे ये चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और इनका उपयोग जो होता था ना बच्चों वो आभूषण और मनकों को क्या करते थे, तोलने के लिए किया जाता था। ये मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं जो कि बांट के होते थे, ठीक है। ये किस तरीके से होते थे, इनका क्या अनुपात होता था, वो कुछ इस तरीके से होता था बच्चों, 1
2 4 8 16 32 64 इस अनुपात में ये जो बांटते हमें वो बच्चों देखने को मिलते थे। ठीक है, यानी कि एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे कुछ तैयार किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मनके, और मनके किस प्रकार निर्माण किए जाते थे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो मनके बनाने में ना कार्निलियन, यानी कार्निलियल क्या होता ना, एक प्रकार का पत्थर होता था जो कि लाल रंग का सुंदर पत्थर होता था। ठीक है, जेस्पर, सेलखड़ी और सॉफ्टिक आदि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि मनके बनाने के लिए बच्चों कुछ पत्थर होते थे जिनके अपने नाम होते थे, उनका प्रयोग किया जाता, जो कि सेलखड़ी हो गया, कॉर्नेलियन हो गया, ठीक है, जेस्पर हो गया, इनका प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलकर बनाया जाता है। यानी कोई कई ऐसे मनके थे ना जिनको 2 या 2 से अधिक जो पत्थर होते थे उसका प्रयोग करके क्या करा जाता था, बनाया जाता था बच्चों। ठीक है, और मनकों का आकार क्या होता था, मनके जो होते थे वो चक्राकार भी हो सकते, गोलाकार भी हो सकते, बेलनाकार भी हो सकते और खंडित आदि। यानी कि जो मनके होते थे ना वो किसी भी आकृति की हो सकते थे, कि चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार या खंडित आदि के हो सकते थे। ये कुछ उनके आकार दिखे रखे मैंने इमेज के अंदर। ठीक है, आप ये आकार देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के बने होते थे। ठीक है, इनमें छेद करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों जब ये धागे के अंदर डाले जाते थे ना, छेद किया जाता तभी तो डाले जाएंगे। इसके लिए ना काफी बढ़िया जो तकनीक इन्होंने बनाई थी उसका ये प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से बड़ी संख्या में मनकों के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये के इसके काफी स्थलों से ना बड़ी संख्या में हमें मनकों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। ये कुछ मैंने चित्र दिखा रखे हैं कि मनके किस टाइप के होते थे, इसके बारे में बच्चों आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों देखने की कोशिश करें कि जो मनके उसकी प्रक्रिया क्या होती थी बनाने की। ठीक है, जो मनके होते थे उनकी जो प्रक्रिया है बच्चों वो क्या होती थी बनाने की। ठीक है, कैसे बनाए जाते थे मनके, यानी सेल खड़ी जो पत्थर होता था वो अपेक्षाकृत क्या होता था, मुलायम पत्थर होता था, इसलिए इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। यानी कि बच्चों जो सेल खड़ी पत्थर था ना वो काफी मुलायम था। अगर कोई पत्थर मुलायम है ना तो उसको हम कोई भी आकार दे सकते थे आसानी से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था, सेल खड़ी जो पत्थर था इसका प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थानों पर सेल खड़ी के चूर्ण यानी कि जो पाउडर जो पत्थर था इसका पीस कर क्या गया, पाउडर बनाया गया का उपयोग करके भी मनके बनाने के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि कुछ स्थानों पर ना सेल खड़ी के पत्थर का जो चूर्ण बनाया गया और उसका प्रयोग क्या किया गया, मनकों के अंदर बनाने में किया गया। ठीक है बच्चों, मनके बनाने की मुख्य प्रक्रियाओं में आकार देना, पॉलिश करना और छेद करना शामिल था। यानी कि कोई भी चीज आप बनाते हो ना उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको आप फॉलो करके उस वस्तु का निर्माण करते हो। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों मनके बनाने की प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते थे, उसको आकार देने का मनकों को काम करते थे, उसे पॉलिश करते थे ताकि वो आसानी से क्लियर साफ दिख सके, सुंदर दिख सके। इसलिए उसके ऊपर क्या की जाती थी बच्चों, पॉलिश की जाती थी। ठीक है, फिर छेद करना, फिर उसके अंदर जो छेद किए जाते थे। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के प्रयोग से विविध आकार की आकृति के मनके तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो ये प्रक्रिया आपको मैंने बताई है, ठीक है, इसके द्वारा कई प्रकार की आकृति के मनके जो होते थे वो तैयार किए जाते थे। ठीक है, अब ये देखना मनके जो हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के आपको देखने को मिल होंगे। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोल, कोई मटोल। ठीक है, इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस टाइप मैंने पहले इमेज में भी दिखाया था आपको, इसमें देखना कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई गोल है, ठीक है, कोई बेलन टाइप का है। तो अलग अलग जो आकृति है उसके हमें क्या मिलते थे, मनके देखने को मिलते थे बच्चों। ठीक है,
इसके बाद जो कच्चे माल है ना, मान कि अगर कोई आपको शिल्प कला है, उसको कोई चीज के कोई वस्तु है उसका निर्माण करना है ना बच्चों, उसके लिए क्या होता था ना, आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। तो वो हम पढ़ेंगे कि जो कच्चा माल है ना वो कहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है बच्चों, आपको कोई उत्पादन व्यापार वगैरह करना है तो आपको किसी वस्तु का निर्माण करना है, ठीक है, उसके लिए आपको कच्चे माल की तो आवश्यकता होती है ना। इसी प्रकार बच्चों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये लोग अपना जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त करते थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करते थे। वो स्रोत क्या थे इसके बारे में जानेंगे। यानी कि सभ्यता के लोग मुख्य रूप से अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता ना, ये क्या करते थे, मुख्य रूप से अपने आसपास जो इनके आसपास मौजूद होता था उसका प्रयोग करके या क्या करते थे, सामान का निर्माण करते थे। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी इनके आसपास देखने को मिलती थी, पत्थर देखने को मिलते, कौन सा, सेलखड़ी, चाट नामक पत्थर, ठीक, कई टाइप के पत्थर देखने को मिलते, लकड़ी भी देखने को मिलती थी, धातु भी देखने को मिलती थी। ये यहाँ पे कच्चा माल इनके आसपास ही देखने को मिलता था। लेकिन कुछ ऐसा जो माल था जो इन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है, वो बात हम करेंगे। ठीक है बच्चों, और इससे बने उपकरण, बर्तन, मनके, मोहर आदि बड़ी मात्रा में मिलती है। यानी कि इन जो सामान है, कच्चा माल है, जैसे मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, धातु हो गई, इनसे जो बने उपकरण है ना, जैसे उपकरण कौन कौन से, बर्तन हो गए, मनके हो गई, मोहर हो गई आदि बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें देखने को बच्चों मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अन्य क्षेत्रों से कुछ सामान होता था, कुछ कच्चा माल होता था, वो मंगवाया जाता था। वो, और ये क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछ लेता है कि कौन सी चीज कहाँ से मंगवाई जाती थी। ठीक है बच्चों, यानी कि अन्य क्षेत्रों से मंगवाया जाने वाला कच्चा माल क्या क्या मंगवाया जाता था, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि बच्चों नागेश्वर और बालाकोट से क्या होता था, संघ ये प्राप्त करते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, नागेश्वर और बालाकोट से शंख जो होता था वो प्राप्त करते थे, जो कि मैंने एक इमेज के द्वारा दिखाया है। ठीक है, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछता है कि जो शंख है वो कहाँ से प्राप्त होते थे। ठीक है, वो नागेश्वर और बालाकोट से प्राप्त करते होते थे। ठीक है, फिर लोथल जो था, लोथल से कार्नेलियन यानी लाल रंग का अर्ध मूल्यवान पत्थर मंगवाया जाता था। ये कहाँ मिलता था, लोथल से। ये भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान और उत्तर गुजरात से क्या होता था, सेलखड़ी प्राप्त होती। सेलखड़ी जो पत्थर का नाम होता था वो प्राप्त होती थी कहां से, राजस्थान से, और उत्तर जो गुजरात है उससे प्राप्त होती थी बच्चों। ठीक है, फिर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा मंगवाया जाता था। यानी कि जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है ना, वहां से तांबा बनवाया जाता, मंगवाया जाता था। ठीक है, तो जो ये जो आपको 4 फैक्ट है ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखने। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में बच्चों। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक ना एक। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्थानीय तथा बाहरी स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल से हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार के शिल्प कला का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हड़प्पा वासी हैं वो स्थानीय और बाहर से क्या मंगवाते थे, कच्चा माल मंगवाते थे। इसके द्वारा वे क्या करते थे, उस जो शिल्प कला है ना उसका क्या करते थे, निर्माण करते थे बच्चों। ठीक है, उसके अंदर वो औजार मन के वगैरह बनाने का काम करते थे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे जो हड़प्पा वासी जो लिपि है ना वो कैसी थी। ठीक है, क्या उस लिपि को पढ़ा जा सका है, क्या उस लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो हड़प्पा की जो लिपि है ना वो कैसे लिखी जाती थी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हड़प्पा वासी जो लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है या लेफ्ट टू राइट, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा। और हड़प्पा वासी जो लिपि है ना वो कुछ इस तरीके से होती थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि होती थी। यानी कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक प्रकृति की लिपि होती थी। यानी कि ये बच्चों क्या करते थे, जो लिखते थे ना उसका चित्र के रूप में प्रस्तुत करते थे। यानी कि
हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, हमें लिखने हैं मछली, हम हिंदी में ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिख लेते हैं फिश, ठीक है। लेकिन हड़प्पा वासी लोग कैसे लिखते थे, वो क्या करते थे, वो इस टाइप का क्या करते थे, मछली का चित्र बना के प्रस्तुत करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, मछली का जो चित्र बना के प्रस्तुत करते थे। इसलिए जो ये लिपि है ना बच्चों, ये कैसी है, चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। इसमें 375 से 400 के बीच क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के चिन्ह देखने को मिले, विभिन्न प्रकार के ऐसे चित्र जो होंगे वो देखने को मिले, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके लिखे जाने की दिशा सामान्यतः दाएं से बाएं मानी जाती, यानी कि बच्चों ये जो लिपि लिखी जाती थी ना, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। एक बार मैं मिटा दूं कुछ, ये बच्चों जो लिपि है ना, ये दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कैसे लिखते थे, देखो बच्चों ये लोग ऐसे लिखते थे, ये बच्चों क्या करते थे, हड़प्पा वासी जो लिपि है वो ऐसे लिखते थे। यहां से लिखते हुए स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा इन्होंने, ये अपनी बुक होती है, ठीक है। ये लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे हो गया, फिर ये क्या करते थे, फिर ऐसे लिखते थे, ठीक है। पहले तो ये क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट आते थे, ठीक है। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका बच्चों। ये जो हड़प्पा वासी लिपि है ना, आज तक अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हड़प्पा जो लिपि है, इसका जो अर्थ है, क्या अर्थ है, ठीक है, क्या इसके अंदर लिखा गया था वो पढ़ा नहीं जा सका, इसका कुछ अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं देखने को मिलता है हमें बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में कई इतिहासकार अपने विचार देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मत हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम भी, ठीक है, कि क्या क्या मत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था के बारे में विद्वान तीन प्रकार के क्या करते हैं, मत प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो इतिहासकार हैं वो अपने अलग अलग मत देते हैं। ऐसे ही हमने कुछ तीन प्रकार के कुछ मत लिए हैं, देखते हैं वो किस प्रकार की वहां पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। यानी कि कुछ पुरातत्वविदों कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में किसी एक शासक या राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा समाज में ना किसी एक राजा का, या एक राजा है या एक शासक है, उसका कोई क्या होता है, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों। कुछ लोग ये मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ना समानता पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी, ना कि किसी एक व्यक्ति के का यहाँ पे शासन था, ठीक है। इसके अंदर ये बोलते हैं कि कोई एक राजा या कोई शासक है उसका हमें प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि कई विद्वानों का विचार है हड़प्पा सभ्यता में एक से अधिक शासन या स्थानीय प्रमुख होते थे। यानी कि जो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके अंदर एक या एक से अधिक शासक हो सकते थे, ठीक है। और स्थानीय स्तर पर अलग होते थे प्रमुख लोग, प्रमुख के रूप में, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पर काम देखने का कार्य करते थे, ठीक है। फिर हमें एक और मत देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या है, एक अन्य मत के अनुसार हड़प्पा एक विशाल क्षेत्र था, ठीक है। हमें पता है हड़प्पा जो है वो कैसा, काफी विशाल क्षेत्र देखने को मिला है। योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे नगरों का निर्माण होता था, मानक ईंटों का प्रयोग किया जाता, आपको ईंटों का अनुपात दिखा दिया मैंने, ठीक है। समान मापतोल यानी बांटों का प्रयोग किया जाता था। वस्तुओं में पाई जाने वाली समानता किसी संगठित तथा प्रभावी शासन की ओर संकेत करती है। यानी कि जो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग स्तर पर हमें जो आवास मिलते हैं, ठीक है, वहां की जो ईंटें मिलती है, वहां पे जो मार्ट मिलते हैं, ठीक है, वहां पर जो योजनाबद्ध नगर
जिस तरीके से विकास किया गया, तो इस तरीके से इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर संगठित तथा प्रभावी जो शासन है उसके कुछ संकेत देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक निष्कर्ष पे हमने तीनों पढ़ लिया, ठीक। अब एक हमारा कुछ अपना निष्कर्ष है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, परंतु उपयुक्त तीनों मत इस विषय को समझाने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी कि हम हड़प्पा संस्कृति की जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में हम कुछ निश्चित रूप से बोल नहीं सकते, ये काफी कठिन है, लेकिन हमने कुछ मत जो देखे हैं, ठीक है, इनके आधार पर हमें कुछ जो चीजें होती थी वो समझने में क्या मिली है, काफी सहायता मिली है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं क्या थी कि कोई समाज होता ना बच्चों, हर समाज की अपनी कुछ धार्मिक मान्यताएं होती थी। तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। हड़प्पा वासी प्रकृति को पूजते थे, यानी जो प्रकृति थी ना उसको पूजते थे। जैसे पवित्र वृक्ष हो गए, पीपल हो गए, इसको क्या करते थे ये लोग, पूजने का काम करते थे। वृक्ष हो गए, पशु पक्षी हो गए, इनकी क्या करते थे ये लोग, पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, कुछ जो मोहरें थी, यानी कि जो मोहर थी, ठीक है, वहां पर उन पर क्या हुआ, अनुष्ठान करते हुए व्यक्तियों के चित्र मिले हैं, जिसे धार्मिक क्रियाओं का संकेत मिलता है। यानी कि जो कुछ मोहरे हैं ना, उन पर जो अनुष्ठान करते हुए कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके चित्र अंकित हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं वहां, उसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, जिससे धार्मिक क्रियाओं का उनसे हमें क्या पता चलता है, जो धार्मिक जो क्रियाएं होती उनका संकेत मिलता है। ये देखना कुछ मोहर पे बनी हुई है, ठीक है, यानी पीपल बरगद जैसे पवित्र वृक्षों के चित्र कई मोहरों पर बने हुए हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके अंदर जो मोहर बनी हुई है ना, उस पर बच्चों क्या हुआ, पवित्र वृक्षों के क्या हुए, चित्र देखने को मिलते हैं। कुछ स्त्री मूर्तियों की, यानी कि मृत देवी की प्रतिमा माना जाता है। यानी कि बच्चों ये वाली मूर्ति, ठीक है, माना जाता है, जो उबरता और सृष्टि की प्रतीक हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो उबरता और जो सृष्टि है इनकी प्रतीक हो सकती थी। और यहाँ पे बच्चों ना एक हमें एक व्यक्ति मिला है, ठीक है, जो दाढ़ी वगैरह काफी बढ़िया रखता है। तो यहाँ पे शासक वगैरह का ऐसा कुछ माना जाता था, यहाँ पे शासक वगैरह होगा, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था। बच्चों यहाँ पे ना एक योग्य करती हुई ना, जो धार्मिक हमारी मान्यताएं उसके अंदर योग करती हुई मुद्रा में एक आकृति मिली है। ठीक, ये देखना, ये जो चित्र है ये मिली है, ठीक है, यानी कुछ मोहरों पर ऐसी आकृति मिली है जो योग की स्थिति में बैठी है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी हमें क्या मिली है, आकृति यानी चित्र मिले हैं जो कि मोहरों पर देखने को मिले, जिसके अंदर क्या हुआ, योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देता है। ठीक है, तथाकथित पशुपति मोहर, यानी कि सींगधारी योग मुद्रा में बैठे, योग मुद्रा में बैठे पुरुष के चारों ओर पशु बने हुए हैं। यानी कि योग जो मुद्रा में बैठा है इसके सींग है और इसके चारों ओर क्या है, ये पशु बने हुए हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इसे पशुपति यानी पशुओं का स्वामी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये निश्चित नहीं है, यानी कि इसके बारे में हम कुछ निश्चित नहीं कह सकते, ठीक है, कि इसको पशुओं का स्वामी माना जाता था, ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते निश्चित तौर पर। ठीक है बच्चों, प्रतीकों और वस्तुओं के धार्मिक अर्थ, यानी कुछ वस्तुओं जैसे लिंगाकार पत्थर, अग्नि कुंड, जल प्रयोग की संरचनाएं आदि को धार्मिक कार्यों से जोड़ा जाता था। यानी कि बच्चों ये अग्नि कुंड है, ठीक है, ये जल प्रयोग की कुछ संरचनाएं, ये लिंगाकार पत्थर है, इनको क्या किया जाता ना, इनको क्या किया जाता, धार्मिक जो कार्य हैं उनके साथ जोड़ने का काम किया जाता था बच्चों। ठीक है, लिंगाकार, अग्निकुंड और जल प्रयोग की जो संरचना है उसको। ठीक है बच्चों,
इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ। देखो बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता है इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। इसके बारे में बच्चों फिर हमने ये भी जाना कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना इसका विकास कैसे हुआ। साथ में हमने ये भी जाना कि यहाँ के घरों की जो संरचना है वो कैसे मिली, ठीक है। और स्नानगार की व्यवस्था क्या थी यहाँ पे, ठीक है। मनके कैसे बनाए जाते थे, मोहर कैसी होती थी, लिपियां किस प्रकार की देखने को मिली थी हमें, ठीक है। क्या उस लिपि को पढ़ा जाया गया था या नहीं, इसके बारे में बच्चों हमने जाना है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता है ना जो पतन हुआ इसके कुछ कारण माने जाते हैं जो अलग अलग इतिहासकार बताते हैं, लेकिन इसके क्या है कुछ प्रमाणिक जो सोर्स है वो प्राप्त नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विद्वानों में पूर्ण सहमति क्या है नहीं है। संभवतः कई कारणों से मिलकर इसका जो पतन है वो माना जाता है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे क्या हो भूकंप आ गया हो, यानी कि कुछ क्षेत्रों में आए भूकंप से नगरों और संरचनाओं को जो बनी है वो क्षति पहुंची हो, ठीक है। यानी कि भूकंप के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि जो सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थल मौजूद थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिंधु नदी जो रास्ता है इसने अपना मार्ग जो वो बदला हो, जिससे कि नदी के धारा बदलने से जल की उपलब्धता घटी और बस्तियों पर असर पड़ा। यानी कि जो सिंधु नदी है इसने अपनी जल की जो धारा है वो बदली, जिसके ऊपर यहाँ पे पानी की कमी हुई, सूखा पड़ गया, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा, यानी कि वर्षा में कमी और सूखे की स्थिति से कृषि, व्यापार और जीवन प्रभावित हुआ। यानी कि बच्चों कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिससे यहाँ पे सूखा पड़ गया होगा और जो खेती वगैरह होती है वो सूखे के अंदर की नहीं जा सकती है, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हो गया होगा, ठीक है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि वनों की कटाई, यानी कि लगातार वनों की कटाई से पर्यावरण क्या होता है संतुलन बिगड़ता और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इसके द्वारा भी कुछ लोग मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका पतन हो गया। लेकिन बच्चों एक जो कारण माना जाता है ना जिसको लगभग सभी लोगों ने स्वीकार किया है हड़प्पा सभ्यता का पतन के अंदर, वो माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण, यानी कि कोई विदेशी क्षेत्र होगा उसने आक्रमण किया होगा और जब उसने आक्रमण किया होगा तो जो लोग हैं वो बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे, जिससे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो शुरू हो गया होगा। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने कुछ आपको वहां के जो स्थल है वो दिखाने का प्रयास किया बच्चों। ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये हड़प्पा है, धोलावीरा है और लोथल है, ठीक है। अब बच्चों एक जो हमेशा जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है जो प्रमुख स्थल है, ठीक है, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है और साथ में वहां से क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछता है। एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जो हड़प्पा स्थल है वहां से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ पे स्थित है वर्तमान में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी कि जो बच्चों हड़प्पा है ना वो वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिले, यानी कि अनाज रखने, यानी कि जो अनाज है उसको रखने की बड़ी संरचना, ठीक है, कब्रिस्तान, R37 मोहरे मिली है, मनके भी मिले, मृतभांड भी मिले, तांबे के औजार मिले और धातु कार्य जो होता था उसके कुछ प्रमाण यहाँ पे देखने को मिले हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कहाँ है पाकिस्तान में। यहाँ पे बच्चों हमें देखने को मिला है उन्नत जल निकासी व्यवस्था देखने को मिली है, ठीक है। महान स्नानागार देखने को मिला है, कांस्य की एक नृत्य करती हुई जो मूर्ति है ना वो मैंने आपको दिखाई है वो मिली है। यहाँ पे मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है बच्चों। फिर है चनूदोड़ो, ये बच्चों वर्तमान में ये भी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे बच्चों मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। मोहरे,
तांबे कांसे के औजार भी मिले हैं, ठीक है, मृत भांड भी मिले हैं, धातु कार्य और शिल्प उत्पादन के ना यहाँ पे कुछ प्रमाण भी बच्चों प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर है लोथल, ये भारत के अंदर है बच्चों, ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि लोथल जो है यहाँ से ईंटों से बना विशाल बेसिन, जिसे क्या डाइकार्ड माना जाता है। यानी कि मनके मिले हैं यहाँ से, मोहरे मिली हैं, अखेट मिले, यानी कि जो कीमती पत्थर होते थे ना, तांबे के औजार भी मिले हैं यहाँ से, मृत भांड मिले हैं, लेखन के कुछ पटल के जो प्रमाण होते हैं ना बच्चों, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर है बच्चों धोलावीरा, यानी कि क्या है, धोलावीरा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में है बच्चों, ठीक है। यानी कि योजनाबद्ध नगर, विशाल जलाशय, विशाल जलाशय एवं जल संग्रह जो प्रणाली है ना बच्चों, पत्थर का व्यापक उपयोग, जो यहाँ पे हमें बच्चों देखने को मिलता है, ठीक है। धोलावीरा के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चों यहाँ पे ना चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं कि कालीबंगा, जो कि कहाँ है वर्तमान में, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर है। यहाँ से बच्चों हमने पढ़ा है कि जो जुते हुए खेत हैं उसके प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जुते हुए कुछ खेत हैं, इसके प्रमाण यहाँ पे बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अग्नि कुंड के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, तांबे के औजार और मन के मोहर यहाँ भी देखने को मिलती है। फिर बच्चों है राखी गढ़ी, जो कि वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पाई जो बस्ती थी वो मिलती है, जो आवासीय संरचना होती थी बच्चों वो यहाँ पे प्राप्त हुई है, और जो कब्रें शवाधान जो मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे लोग उसके साथ वस्तुओं को दफनाने का काम करते थे, वो भी बच्चों यहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी कि मृत भांड जो मिले हमें देखने को वो भी यहाँ पे मिले हैं। फिर बच्चों जो वर्तमान में क्या है, बनावली, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे बच्चों मृत भांड मिले, मनके मिले, यानी कि जो मृत भांड, मनके, तांबे के औजार जो हैं वो लगभग हड़प्पा के सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कोई भी स्थल दे दिया जाए ना, सबका सही आंसर होगा यही, ठीक है, क्योंकि जो मृत भांड है, मनके हैं, तांबे के जो औजार हैं लगभग हड़प्पा के ना सभी स्थलों से क्या हुआ, प्राप्त हुए हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों जो कि सुर्त भोई है, ये अफगानिस्तान में, यहाँ पर हड़प्पाई व्यापारिक केंद्र जो कि लाजवर्थ का व्यापार, और यहाँ पे मोहरे, मृत भांड, तांबे, औजार आदि यहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है बच्चों। जो ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 इतिहास का, चैप्टर नंबर 1 इतिहास, मनके तथा अस्थियां, बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। इसके अंदर हमने काफी विस्तार पूर्वक इस चैप्टर का अध्ययन किया है, ठीक है। इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता बच्चों, ठीक है। इसका काफी बढ़िया से हमने अध्ययन कर लिया है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को काफी अच्छे से ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर से एक भी जो क्वेश्चन है कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने इसको काफी बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, एक एक पॉइंट उठा के जो अपनी बुक में दिया है, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे आपकी बुक में, वो ये दिया गया है कि कनिंगम का भ्रम, यानी कि बच्चों जो कनिंगम था ना उस समय, उसने क्या किया, ये जो इसका भ्रम रह गया, इसने ये नहीं समझ पाया कि यहाँ पे क्या था, कोई सभ्यता रही होगी, तो उसने कुछ आगे उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आपको से मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।